चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नैरेशन, ठीक है ना। नैरेशन जो है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ग्रामर की दृष्टि से। आपके बोर्ड एग्जाम में तो आता ही आता है, प्लस में जो भी आप कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा वो सारे कंपटीशन एग्जाम जिसमें कि इंग्लिश पूछा जाता है तो उसमें नैरेशन से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि नैरेशन होता क्या है, ठीक है। तो नैरेशन का मतलब देखिए, नैरेशन जो है वो नैरेट शब्द से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। नैरेशन जो है वो किस शब्द से बना है? तो नैरेट शब्द से बना है। नैरेट का मतलब होता है वर्णन करना, किसी चीज की व्याख्या करना, ठीक है ना। नैरेट का मतलब क्या होता है? वर्णन करना या किसी भी टर्म की, किसी भी चीज की व्याख्या करना। यानी कि जब हम किसी चीज के, जब हम किसी बात को किसी के सामने वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो यहाँ पे नैरेट की बात करी जाती है। तो नैरेट से ही निर्माण हुआ है नैरेशन शब्द का, जिसमें कि उसका हम लोग मेन अर्थ देखें तो इसका मेन अर्थ होता है बाबू स्टेटमेंट। मेन अर्थ क्या होता है? स्टेटमेंट, जिसको हिंदी में हम कथन बोलते हैं। यानी कि यदि यदि कोई आदमी किसी दूसरे आदमी से कोई बात कहता है और वो उस बात को किसी तीसरे के सामने ले जाकर जिस क्या बोलते हैं, जिस वे में उसको बताता है, जिस तरीके से उसको बताता है, उसी को बोलते हैं क्या? नैरेशन, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। नैरेशन जो है एक ट्रायंगल फॉर्म में काम करता है। नैरेशन जो है वो एक ट्रायंगल फॉर्म में काम करता है। इसमें 3 पर्सन का होना जरूरी है। 3 पर्सन मतलब कौन कौन? एक बोलने वाला जो बोल रहा है, और दूसरा सुनने वाला जिसके सामने वो बात कर रहा है, दूसरा सुनने वाला, और तीसरा जिसके बारे में वो बात कर रहा है। मान लीजिए कि ए जो है वो बी को सामने लाकर इससे कुछ बात बोल रहा है और किसी व्यक्ति की बातों को बता रहा है। तो जो बोल रहा है वो फर्स्ट हो गया, जो सुन रहा है वो सेकंड हो गया, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो तीसरा हो गया। यानी नैरेशन में कितने लोग इन्वॉल्व होंगे? 3 लोग इन्वॉल्व होंगे। जो बोलेगा वो, जो सुनेगा वो, और जिसके बारे में बात की जाएगी वो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, नैरेशन में हम लोग क्या करते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर पिक्चर है। ये 2 सहेलियां हैं, ठीक है। ये क्या है? 2 सहेलियां हैं। एगो है झरेलिया और एगो है फुलझड़िया। 2 सहेलियां हैं, एगो झरेलिया है या एगो फुलझड़िया है। झरेलिया ने फुलझड़िया से कहा, झरेलिया ने फुलझड़िया से कहा कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं। झरेलिया ने फुलझड़िया से क्या कहा? कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब एक और यहां पे इसकी दोस्त है। ये देखिए, ये है गुलाबो। ये कौन है? गुलाबो है। तो झरेलिया ने फुलझड़िया से कहा कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब यही बात जो है वो जाके किसको बताएगी? गुलाबो को बताएगी। कौन? फुलझड़िया। ये फुलझड़िया जो है गुलाबो को जाके बताएगी इसका बात, है ना। तो जब फुलझड़िया जो है वो गुलाबो को कहेगी कि झरेलिया ने मुझसे कहा, तो झरेलिया इससे क्या बोली थी? कि मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो एकदम सेम टू सेम इसी की बातों को ले जाके किसके सामने रख दे? गुलाबों के सामने। कि झरेलिया ने मुझसे कहा कि मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं।
इसके मुंह से कौन सा सेंटेंस निकला, कौन सा स्पीच निकला? तो मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये वाला स्पीच निकला। और सेम टू सेम इसी स्पीच को बिना बदले सेम टू सेम ले जाके किसके सामने रख दिया? गुलाबों के सामने रख दिया। तो ये एक प्रकार हुआ कि फुलझरिया ने गुलाबों को इस तरीका से क्या किया, इसकी बातों को बताया। दूसरा क्या कर सकता है, ये फुलझरिया जो है इसकी बातों को अपने तरीके से बताएगी। एक तो उसने जैसा बोला फुलझरिया ने उसे सेम टू सेम ले जाकर उसको बता दिया कि एकर मुंह से निकला मेरे पति मुझे प्यार करते हैं, और वही बतवा को ले जाके गुलाबों के सामने रख दिया। तो ये एक तरीका हो गया। अच्छा, ये दूसरे तरीका से अपने तरीका से उसको जाके बताएगी कि झड़ेलिया ने मुझसे कहा कि उसके पति उसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है ना? यहां बात बदलनी नहीं चाहिए, बात वही रहनी चाहिए, खाली वो अपने तरीका से बोल रही है। ये अपने मुंह से बोली थी क्या, मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं। झरेलिया ने इसी के बारे में बताया जाके कि उसके पति उसे बहुत प्यार करते हैं। तो बतवा तो एक के न हुआ, खाली झड़ेलिया जो है फुलझड़िया जो है वो इसकी बातों को अपने तरीके से ले जाके इसके सामने कह दिया। तो कहने का ये दूसरा तरीका हो गया। यानी किसी भी स्टेटमेंट को किसी के सामने व्यक्त करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट जो इसने बोला उसी की बात को सेम टू सेम ले जाकर दूसरे के सामने रख दो, और एक इनडायरेक्ट पहले उसको अपने भाषा में अपने रूप में कन्वर्ट करके तब तीसरे के सामने बताएंगे, वो दूसरा तरीका हो। यानी कि किसी भी स्टेटमेंट को किसी के सामने व्यक्त करने के कितने तरीके हुए? दो तरीके। एक डायरेक्ट उसकी बात को ले जाकर रख देंगे, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। और एक उसकी बातों को अपने रूप में अपने तरीके से चेंज करके तब किसी के सामने बताना, वो हो जाता है क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि नरेशन में जो है वो दो प्रकार के हो जाएंगे, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। इतना बात समझ में आया? अब जैसे कि मान लीजिए कि एगो एतवरिया है, फिर से एक बार और समझ लीजिए, एतवरिया है, सोमरिया है ना? हाई एकरा कौन ले लोगे? बुधारो देवी। गांव में इस तरह का खूब नाम होता है। ठीक है, एतवरिया देवी, सोमरिया देवी, हाय बुधारो देवी। एतवरिया देवी ने सोमरिया देवी से अपन दुख रोया। एतवरिया देवी सोमरिया देवी से अपन दुख रो रही है कि का कहूँ ए बहिन, हमर बेटिया बारा धोखा दिलो। का कहूँ ए बहिन, हमर बेटिया तो भाग गलो। कौन बोली? एतवरिया बोली सोमरिया से, का कहूँ ए बहिन, हमर बेटिया तो भाग गलो। अब ये सोमरिया जो है यही बतवा को पुंगा रही है किसके सामने? बुधारो देवी से। गांव में औरत से बात छिपा वाला है, ये जाके कह रही है कि ए फलानवा बहू आ तो फलनिया ने हमसे कहा। कौन फलनिया? एतवरिया। एतवरिया ने हमसे कहा ना कि ओकर बेटी भाग गई। पहले ये क्या बोली थी? मेरी बेटी भाग गई, है ना? तो इसके मुंह से क्या स्टेटमेंट निकला? मेरी बेटी भाग गई। अगर यही शब्द को ले जाके वो बुधारों के सामने रखती तो वो होता डायरेक्ट स्पीच, और उसने अपने रूप में चेंज किया, अपने तरीके से बताया, तो बोली कि ओकर बेटिया भाग गई। बात समझ में आया? तो दो तरीके से बता सकती है। एक चुपचाप इसी के बात को ले जाकर रख देगी, डायरेक्ट स्पीच, अपन भाषा में चेंज की, अपने रूप में चेंज की, अपने तरीके में चेंज किया, तब उसको सामने बताई, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? तो इस तरह से नरेशन को दो भाग में बांटा गया है कि हम दो तरीकों से किसी भी स्टेटमेंट को किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो आइए हम लोग यहां देखते हैं।
एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन बउआ? एगो डायरेक्ट स्पीच और दूसरा कौन? बिल्कुल इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब इसको समझा तो दिए हैं कि डायरेक्ट का होता है, इनडायरेक्ट का होता है, इसका डेफिनेशन भी ले लीजिए। चलिए फटाफट लिख लीजिए डायरेक्ट स्पीच के बारे में। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे जब कोई वक्ता, वक्ता का मतलब बोलने वाला, बकने वाला, जब कोई वक्ता किसी स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट या स्पीच को हूबहू, जब कोई वक्ता किसी स्टेटमेंट को हूबहू उसी के शब्दों में, हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करता है तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और एक बात, डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास क्या होता है बउआ? ऐसे आप लोग देखे होंगे, ये इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं ना। डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच को रिटन फॉर्म में पहचानने का एक ये भी तरीका है कि डायरेक्ट स्पीच में जो भी स्पीच है, जो भी स्टेटमेंट है, वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूं। ठीक है, तो ये देखो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगा है ना, स्पीच लिखा हुआ है ना, तो इसलिए ये कौन सा स्पीच होगा? डायरेक्ट स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट लिखा गया है तो समझ जाइए कि कौन सा स्पीच आएगा? डायरेक्ट स्पीच आएगा। दूसरा एग्जांपल ले लो, सी सेज you help me, you help me। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है, सो डायरेक्ट स्पीच है। I say to Ram, I say to Ram, are you help me? ये भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है, तो ये भी क्या है? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को पहचानने का ये भी एक तरीका है कि इसमें स्टेटमेंट को, स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। तो ये रहा डायरेक्ट स्पीच का डेफिनेशन, इसको नोट कर लीजिए। फिर इनडायरेक्ट बढ़ते हैं। मेनली आपका क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ रहेगा स्टेटमेंट, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा, या इनडायरेक्ट स्पीच में होगा तो उसको डायरेक्ट स्पीच में बताना होगा। जनरली डायरेक्ट को ही इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आता है। ठीक है ना, ये एसएससी सीजीएल में आपको लगभग
25 से 27 क्वेश्चन मिलता है, 25 से 27 क्वेश्चन सिर्फ नरेशन से, ठीक है ना। दो टाइप में एग्जाम होता है ना इसका, एक टीयर 1 एक टीयर 2 होता है, तो ये दोनों में मिला के लगभग 25 से 27 क्वेश्चन मिलता है। पहले में प्रीलिम्स टेस्ट जो होता है पीटी, उसमें 2 क्वेश्चन आता है, उसके बाद जब मेंस दीजिएगा तो उसमें लगभग 25 क्वेश्चन आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में तो पूछता ही पूछता है, एकदम पूछेगा, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं फिर इनडायरेक्ट स्पीच में कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। गया, चलिए मिटा दिया जाए इसको। अब आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पे। समझा तो दिए ही है। इनडायरेक्ट में क्या करेगा, जो बोलने वाला व्यक्ति होगा वो किसी के बातों को पहले अपने तरीके में चेंज करेगा और तब किसी के सामने रखेगा, है ना। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखिए, जब वक्ता किसी स्टेटमेंट को यानी कथन को, किसी स्टेटमेंट को हूबहू 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 का मतलब सेम टू सेम, हूबहू उसी के शब्दों में, उसी के शब्दों में न कहकर, उसी के शब्दों में न कहकर उसे अपने शब्दों में, अपने शब्दों में व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच को, इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के बीच में नहीं रखा जाता है, नहीं रखा जाता है। यानी आप रिटन फॉर्म में अगर पहचानना हो कि डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच, तो आप सिंपल तरीके से पहचान सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखा है तो डायरेक्ट स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है तो इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जांपल ले लो इसका भी। He told me that I am his friend. फुल स्टॉप। कहीं इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना। You tell me that he is your enemy। ठीक है, ये सब सेंटेंस में कहीं इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। और जब आपको मतलब कन्वर्सन बताया जाएगा कि कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, तो उस समय और क्लियरली ये सब समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये चेंज हो रहा है। ही टोल्ड मी दैट आई एम हिज फ्रेंड, उसने मुझसे कहा कि मैं उसका दोस्त हूं। जैसे कोई व्यक्ति है वो हमसे बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, अब हम ही बतवा के किसी तीसरे के सामने जाकर बता रहे हैं कि उसने मुझसे कहा कि मैं उसका दोस्त हूं, तो क्या किया, अपने शब्दों में इसको बताए, तो ये हो गया क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। करे यू टेल मी दैट ही इज योर एनिमी, तुमने मुझसे कहा कि ही इज योर एनिमी, वह तुम्हारा क्या है, दुश्मन है।
तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बैठिए। एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट उसी के भाषा में उसी के शब्दों में ले जाकर रख देना। इनडायरेक्ट का मतलब उसको अपने शब्दों में व्यक्त करके तब किसी के सामने बताना। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसको देखेंगे, जल्दी से नोट कर लो तो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया ना। देखिए अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला आ जाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है जरा समझिएगा। कहता है कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, अंदर नहीं, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा और ओकरा में जो वर्ब रहेगा उसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। एक एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसको पहले लिख लेते हैं। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस होता है उसमें प्रयोग हुए वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा। He says to me, I love you। ठीक है, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं। ठीक है, अब यहां इन्वर्टेड कॉमा कहां दिख रहा है, यहां, यही ना इन्वर्टेड कॉमा है। अब ई तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो गया, इन्वर्टेड कॉमा के क्या बोला है, बाहर। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है, तो बाहर सेंटेंस कौन है, यही ना। अब इस सेंटेंस में बउआ वर्ब खोजो, वर्ब कौन है। तो आप लोग स्ट्रक्चर जानबे करते हैं, पहले सब्जेक्ट होता है, तब वर्ब होता है और तब ना ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें आप देखिएगा ही क्या है, सब्जेक्ट है। सेज टू, कहना, कहना क्या है, वर्ब है। अब मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे सेज दो देख रहे हैं आप, वो सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। बात को समझिएगा। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस मिलेगा और उसी सेंटेंस में जो वर्ब होगा उसी को बोलेंगे क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब कौन हो गया, सेज टू या सेज। सेज क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, है ना। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। सी said to me, you are my friend। You are my friend। बाबू देखो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यही सेंटेंस है ना, इसमें वर्ब कौन है, सैड नहीं बोलेंगे उसको, सेड। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। बात समझ में आ रहा है। तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस रहेगा उसमें प्रयोग होगा जो वर्ब, उसी को बोलेंगे क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है यह टर्म। आगे दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच।
रिपोर्टेड स्पीच। इसमें क्या कहता है, ध्यान दीजिए, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो सेंटेंस लिखा होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी सेंटेंस होता है, अब यहां लिखा होता है लिखो, चाहे होता है लिखो, एक ही बात ना हुआ। एग्जाम्पल, I said to her, I said to her, I help you। ध्यान दीजिए, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या लिखा हुआ है, I help you। तो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो भी सेंटेंस दिखाई दे रहा है वो पूरा के पूरा क्या हो जाए, यहां हेल्प वर्ब की बात नहीं बोले हैं, यहां वर्ब की बात नहीं बोले हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितना है वो सब के सब रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है। पढ़िए, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो सेंटेंस लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौची लिखा है, आई हेल्प यू, तो ये पूरा के पूरा क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। समझ में आ रही बात। हाँ, ये एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि ही सेज टू मी आई लव यू। ठीक है, अब बताइए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या लिखा हुआ है, आई लव यू। तो ये सेंटेंस जो है वो पूरी तरह से, पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। आई बात समझ में। तो इस तरह से ये दोनों टर्म में कोई दिक्कत है तो बताइए, बढ़े आगे। चलो इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे टर्म में बढ़ते हैं। राजू, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का क्या क्या रूल्स है ना। तो हेडिंग लगाइएगा, चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करना है ना। किसको परिवर्तन करेंगे, जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट स्पीच को करेंगे। दो तरह का तो होता ही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए दो तरह के रूल्स होते हैं। एक को बोलते हैं जनरल रूल और एक होता है स्पेशल रूल। जनरल रूल पढ़ेंगे तभी स्पेशल रूल समझ में आएगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि जनरल रूल स्पेशल रूल के पास पहुंचने का एक सीढ़ी है। ठीक है ना, तो इसको लिख भी लीजिए। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ
जनरल रूल्स, कुछ क्या जनरल रूल्स तथा कुछ स्पेशल रूल्स हैं, स्पेशल रूल्स हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ जनरल रूल्स तथा कुछ स्पेशल रूल्स है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या जनरल रूल्स, ये कंप्लीट होगा तब समझ में आएगा क्या स्पेशल रूल। तो इसके बाद हेडिंग लगाएंगे जनरल रूल्स, सामान्य नियम। ठीक है ना, जो कि सब जगह लागू होगा। एक और बात, ऐसा नहीं है कि एक वो पढ़ लिया तो आगे दूसरा है, पहला पढ़े तो दूसरा नया सीखिएगा तो पहला भी यूज होगा। ठीक है, पहला दूसरा सीख गए, तीसरा सीखने जाइएगा तो ये पहला दूसरा पीछा नहीं छोड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों यूज होगा। फिर स्पेशल रूल में जाइएगा तो सब जनरल रूल प्लस स्पेशल रूल वो भी यूज होगा। तो घबराने की बात नहीं है, बस रेगुलर क्लास करते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए, सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो जनरल रूल बाबू जो है ना, इसको 3 भाग में बांटा गया है। कई भाग में? 3 भाग में बांटा गया है। जनरल रूल्स को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन बच्चे? तो पहला है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जनरल रूल में हम लोग पहला भाग क्या पढ़ेंगे कि पर्सन को, बाबू 3 तरह के पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो किसी सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच के, किसी डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस में अगर कहीं कोई पर्सन आ रहा है तो पर्सन को कैसे चेंज करेंगे उसके लिए नियम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, उसको बोलते हैं पुत्र सूत्र, सन फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद टेंस का चेंजिंग पढ़ेंगे। दूसरे भाग में ये सीखेंगे कि किस तरह से टेंस को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होगा ये पढ़ेंगे दूसरे वाले में। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, बाकी जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो किस प्रकार से चेंज करना है वो पढ़ेंगे तीसरे भाग में। ठीक है ना, तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे चेंज ऑफ पर्सन, बट आज नहीं, उसको अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आज का टाइम खत्म हो गया है ना। तो अगले क्लास में आप लोग चेंज ऑफ पर्सन सीखेंगे और वो क्लास मिस नहीं कीजिएगा, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है वो। उसके लिए, वो सीखने के लिए यहां आपको साइड में एक चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट को जरूर से जरूर पढ़ के आना है, सीख के आना है। ठीक है, कि किस तरह से चेंज करना है। आई का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, है ना। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये सब किस प्रकार से चेंज होगा ये इस लिस्ट में दिया हुआ है। तो ये लिस्ट आप जरूर से अगला दिन देख के आएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दिया जाए, मिलते हैं अगले क्लास में चेंज ऑफ पर्सन के साथ। ठीक है।